नमस्कार। इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम 6ठी शताब्दी के एक ऐसे भिक्षु की महाकाव्य जैसी यात्रा पर बात करने वाले हैं जिसने एक पूरी सभ्यता के आध्यात्मिक सोर्स कोड को वापस लाने के लिए सचमुच महाद्वीपों को पार कर लिया। तो चलिए साहस और ज्ञान की इस अनोखी खोज को मिलकर समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 1500 साल पहले चीनी शाही दरबार के सामने एक अकेला भिक्षु खड़ा है। उसके पास कोई तलवार नहीं है, कोई सेना नहीं है। फिर भी उसे एक ऐसा मिशन सौंपा गया है जो शायद किसी भी बड़े युद्ध से कहीं ज्यादा खतरनाक और अहम था। अब ज्ञान के उस पवित्र केंद्र तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उसे जानलेवा तकलामाकन रेगिस्तान को पार करना था। वहां की एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी थी, प्रवेश करो और शायद तुम कभी वापस न लौटो। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं था, ये उस भयानक खतरे की असलियत थी जो उसका इंतजार कर रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस विस्मृत तीर्थयात्री यानी हमारे हीरो सोंग युन की। आखिर ये थे कौन और इनकी कहानी इतनी खास क्यों है? अगर हम इतिहास को देखें तो सोंग युन असल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर भुला दी जाने वाली कड़ी है। आपने शायद फाहियान या हुइनसांग जैसे मशहूर यात्रियों का नाम सुना हो। सोंग युन की 518 से 522 ईस्वी की ये यात्रा ठीक उनके बीच के समय में हुई थी, और यही वो समय था जब भारत एक बेहद उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रहा था। इसी वजह से इनका ये सफर इतना अहम हो जाता है। चलिए अब देखते हैं इस साहसिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। वो क्या चीज थी जिसने इस जोखिम भरे मिशन को जन्म दिया? दरअसल इस पूरे अभियान के पीछे महारानी डोगरू का एक बहुत ही गहरा सवाल था। उन्होंने पूछा, अगर बुद्ध ने भारत में शिक्षा दी है तो हम अपूर्ण प्रतियों पर क्यों निर्भर रहें? क्यों ना हम सीधे मूल प्रतियों को ही ले आएं? और बस इसी एक दमदार विचार ने सोंग युन को इस ऐतिहासिक महायात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित कर दिया। अब देखिए, आज की तरह 6ठी शताब्दी में कोई प्रिंटिंग प्रेस या इंटरनेट तो था नहीं कि बैकअप लिया जा सके। उस समय मूल शास्त्रों, पवित्र अवशेषों और सटीक ज्ञान को वहां से वापस लाने का मतलब था सचमुच एक पूरी सभ्यता के आध्यात्मिक सोर्स कोड को बचाना। ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं था, ये एक तरह का लाइफ सेविंग मिशन था। अब जरा इस सफर के सबसे खतरनाक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, उस जानलेवा तकलामाकन रेगिस्तान को पार करने की चुनौती। इस रूट ने उनकी कदम कदम पर परीक्षा ली। आप सोचिए, पानी की भयानक कमी, पहाड़ों की पतली हवा जहां सांस लेना मुश्किल हो, और जमा देने वाला तापमान। उन समृद्ध बौद्ध साम्राज्यों जैसे खोतान, उड्यान और गांधार तक पहुंचने से पहले ही इस सफर ने उनकी सहन शक्ति को बिल्कुल चरम तक परख लिया था। यहाँ एक और दिलचस्प बात ध्यान देने वाली है। सोंग युन सिर्फ एक यात्री नहीं थे, वो सिल्क रोड के उस विशाल और जीवंत नेटवर्क का हिस्सा बन गए थे, जहां चीन और भारत के बीच सिर्फ रेशम, घोड़ों या मसालों का ही व्यापार नहीं हो रहा था, बल्कि ये वो रास्ता था जिससे होकर पांडुलिपियां, नए विचार और यहां तक कि पूरे के पूरे धर्म यात्रा कर रहे थे। और फिर वो पहुंचते हैं भारत। लेकिन ये एक बदलता हुआ साम्राज्य था, एक ऐसा दौर जो पूरी तरह से उथल-पुथल से भरा हुआ था। तो जब वो भारत पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो किसी शांत आदर्श दुनिया जैसा बिल्कुल नहीं था। फाहियान जैसे पहले के यात्रियों ने एक बहुत ही स्थिर और समृद्ध गुप्त साम्राज्य देखा था, लेकिन सोंग युन के समय की सच्चाई एकदम अलग थी। उन्होंने हून काल की भारी उथल-पुथल और राजनीतिक टूट-फूट को अपनी आंखों से देखा। इसी दौरान उनका सामना होता है मिहिर कुल के प्रभाव से। इतिहास में सोंग युन का विवरण इसलिए भी इतना अनमोल है क्योंकि उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत के इस बेहद शक्तिशाली हूण शासक मिहिर कुल का आंखों देखा हाल लिखा है। उन्होंने बड़ी ही तटस्थता से बताया कि कैसे उस दौरान बौद्ध मठों के प्रति माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण हो गया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी भारी राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद भारत ज्ञान का एक महान केंद्र बना रहा। ये प्राचीन भारतीय मठ सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, ये बाकायदा स्कूलों, बड़े-बड़े पुस्तकालयों, अनुवाद केंद्रों और अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल की तरह काम करते थे। आप कह सकते हैं कि आधुनिक विश्वविद्यालयों के बनने से सदियों पहले ही ये एक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल नेटवर्क था। खैर, इतनी सारी जानकारी और ज्ञान इकट्ठा करने के बाद अब वक्त था इस सोर्स कोड को वापस घर ले जाने का। साल 522 ईस्वी सोंग युन आखिरकार चीन लौट आए और चमत्कारिक रूप से अपने साथ करीब 170 हाथ से लिखे गए अनमोल बौद्ध शास्त्र सुरक्षित ले आए।
जरा रुककर सोचिए, बिना किसी ट्रेन या प्लेन के इन भारी भरकम और नाजुक ग्रंथों को इतने भयानक पहाड़ों और रेगिस्तानों के पार ले जाना, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इतिहास में कभी-कभी बड़ी अजीब विडंबना होती है। सॉन्ग युन की अपनी लिखी हुई मूल यात्रा की किताब समय के साथ कहीं खो गई। ये तो गनीमत थी कि एक दूसरे विद्वान यांग जुआनजी ने अपनी किताब लुआयांग छिएलानजी में सॉन्ग युन के विवरण के कुछ बेहद अहम हिस्सों को सावधानी से सहेज कर रख लिया था, वरना ये पूरा सफ़र इतिहास के पन्नों से ही गायब हो जाता। आज इतिहासकार इन बचे हुए अंशों को किसी खजाने से कम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि यही वो पन्ने हैं जो हमें 6वीं शताब्दी की शुरुआत के उत्तर पश्चिमी भारत की झलक दिखाते हैं, हूणों के राजनीतिक प्रभाव को दर्ज करते हैं और उस समय के गहरे भारत चीन सांस्कृतिक आदान प्रदान का एकदम सच्चा और प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इतनी प्राणलेवा और भयानक यात्रा को देखते हुए क्या होता अगर वो फेल हो जाते? क्या होता अगर वो उन रेगिस्तानों की रेत या बर्फीले पहाड़ों में ही कहीं खो जाते? सच कहूं तो अगर ऐसा होता तो हमारा बौद्धिक इतिहास कुछ और ही होता। वो तमाम अमूल्य शास्त्र हमेशा के लिए नष्ट हो जाते। पूर्वी एशियाई बौद्ध धर्म का विकास पूरी तरह से बदल गया होता। और सबसे बड़ी बात, 6वीं शताब्दी के भारत को समझने में इतिहास के पास एक बहुत बड़ा, कभी न भरने वाला खालीपन रह जाता। सॉन्ग युन की ये खतरनाक यात्रा हमें बार बार याद दिलाती है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली खोजें हमेशा ज्ञान और समझ के लिए ही की जाती हैं। जाते जाते ये कहानी हमें एक गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारे आज के इस आधुनिक युग में सत्य को जानने की हमारी जो ललक है, वो भी सॉन्ग युन की इस महान खोज की तरह ही आज से 1500 साल बाद तक याद रखी जाएगी।